हेलो, नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बड़ा ही स्पेशल क्लास होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले भी सेशन में आपको बताया जा चुका था कि जो भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं यहाँ पर रेलवे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और दिसंबर में होने वाली ग्रुप सी और डी की प्रतियोगी परीक्षा यानी कि रेलवे, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू हमेशा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज सेशन का एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, देखते हैं, बने रहिए सेशन में कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सा है? द लाइटेस्ट गैस इज। इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन रखे हुए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा मीथेन, चौथा नाइट्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। लगातार बने रहिए सेशन में। अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए पहले क्वेश्चन के भी आप हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। सबसे हल्की गैस कौन सा है? अगर मैं ऑप्शन डी से ऊपर की ओर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चलना प्रारंभ करता हूं मैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है क्या? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल में पाया जाने वाला, आसानी से पाया जाने वाला अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही है, जिसकी अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बात समझ में आ रही सभी दोस्तों? और नाइट्रोजन गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है और ये अक्रिय गैस होती है। आवर्त सारणी में अगर मैं इसका स्थान की बात करूं तो आवर्त सारणी में 15वें समूह का ये पहला तत्व है। 15वें समूह का ये पहला तत्व है। और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग मुख्यतः कहां पर किया जाता है ये भी हम आपको अगर बताना चाहें तो हैबर विधि से अगर अमोनिया गैस बनाई जाती है प्रयोगशाला में तो वहां पर भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। कौन सी गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करता है। इसके अलावा और कहां इसका प्रयोग करते हैं? हवाई जहाज के अगर टायरों में हवा भरने का काम आता है, गैस अगर हम भरते हैं तो कौन सी गैस भरते हैं, यानी कि कौन सी हवा भरते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस होता है और इसका प्रतीक क्या है? N। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर फिर से बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है मीथेन गैस। किसी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपना लॉजिक सेट करते रहिए, माइंड में गैस करते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन चारों में से हमारा आंसर बनेगा। हालांकि चारों गैसों के बारे में आप जान रहे होंगे तो आपका निश्चित आंसर होगा, आप बता पाएंगे आसानी से। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देखते हैं तीसरे यानी कि ऑप्शन सी की ओर, मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस क्या है भाई? ये भी एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का ही एक मुख्य घटक है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है और इसका जो रासायनिक नाम है भाई वो क्या है? CH4। क्या है? CH4। तो एक बार हम साथ साथ क्या करते हैं, लिखते चलते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना और जानना भी। चलिए, नाइट्रोजन का हमने प्रतीक आपको बताया था N होता है और मीथेन के लिए आपको जानकारी मिली क्या है? CH4। CH4, ठीक है ना? और भाई इसे ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उत्पादन है, उत्सर्जन है, मुख्यतः धान की खेती से पाया जाता है। यानी कि जब धान, यानी कि अगर ऐसे हम समझाएं कि धान की खेती से जो धान की फसल होती है वहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन बल्क मात्रा में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रमुखतः स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो सकता है इसके लिए?
धान की खेती। बात समझ में आ रही? अभी शोर शराबा मचेगा, धान की फसल काटने का समय आ रहा है, तो लोगों के द्वारा ये बोला जाएगा, या अक्सर ये दिल्ली में देखने को मिलता है कि किसानों ने पराली जलाई जिसके कारण से वायुमंडलीय ताप बढ़ गया, ऐसा अक्सर सुना होगा आपने। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मीथेन गैस जो होता है, जिसका एक प्रमुख कारण यही होता है कि ये वायुमंडलीय ताप को बढ़ाने का काम करता है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस प्रमुखतः उत्सर्जन केंद्र इसका क्या होता है? धान का खेत होता है, यानी कि धान की फसल होती है, तो यहाँ से इसका उत्सर्जन होता है और ये वायुमंडलीय ताप को, जब पराली को जलाया जाता है, किसी को क्या पराली बोला जाता है, किसी का पुआर बोला, जो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं होती है, तो इसके जलाने पर क्या होता है कि मीथेन गैस का उत्सर्जन और अधिक मात्रा में तेजी से होता है, जिससे क्या होता है? वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है हीलियम। तो हीलियम गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई हीलियम गैस क्या होता है? भाई एक ये निष्क्रिय गैस होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय गैस होता है, और इसे नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से जानते हैं? नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है और परमाणु भार इसका 4 होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? और इसका भी अगर मैं रासायनिक नाम अगर बात करूं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि केमिकल नेम जो है इसका, तो He होता है। क्या होता है? He। इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। बात समझ में आ रही सभी को? आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इसका जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है। क्या? क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक क्या है? यानी कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? सेशन का मजा लेते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हमें आपसे रिवर्ट मिलता रहेगा, हमें भी और आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो अगला ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की मैं अगर बात करूं तो भाई ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस है। और अगर मैं बात करूं, अगर आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में भी ये सबसे हल्का तत्व है। कैसा है? हल्का तत्व है। बात समझ में आ रही सभी को? और इसके अलावा गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। अक्सर आपने बच्चों को गुब्बारे उड़ाते हुए देखा होगा, तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ रही सभी के? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी कि हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिया गया है क्रायोलाइट। भाई क्रायोलाइट के बारे में अगर हम जाने तो ये क्रायोलाइट क्या है? कहा गया है कि क्रायोलाइट प्रमुख अयस्क है। क्रायोलाइट इज द मेजर ओर। बात समझ में आ रही? तो अगर मैं क्रायोलाइट की बात करूं, बॉक्साइट की बात करूं, हेमेटाइट की बात करूं, लेमेटाइट की बात करूं, गैलेना की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये नाम सुने हुए जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई। क्या पूछा गया? अयस्क पूछा गया। अयस्क। तो ये अयस्क क्या है? अगर हम अयस्क के विषय में थोड़ा सा जानकारी अगर करें तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही आसान लगेगा। तो ये अयस्क क्या है भाई? अगर मैं अयस्क की बात करूं तो अयस्क उन सेल मतलब समझ रहे हैं ना? सेल, हाँ, तो सेलों को कहा जाता है अयस्क, यानी कि उन सेलों को जिनके द्वारा महत्वपूर्ण खनिज तथा और भी महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। बात समझ में आ रही भाई सभी के? यानी कि अयस्क उन सेलों को कहा जाता है जिनमें महत्वपूर्ण खनिज या महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जिनको खनन के बाद शुद्धिकरण करने के बाद महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। वो तत्व कौन से हो सकते हैं? लोहा भी हो सकता है, सीसा भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है।
सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, यानी कि और भी कोई भी धातुएं हो सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब अयस्क का खनन होगा। अयस्क मतलब जिनमें महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं या और महत्वपूर्ण कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिनको शुद्धिकरण करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है, वो तत्व कौन से होते हैं? इनमें से कोई भी हो सकते हैं, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, हीरा, चांदी। बात समझ में आ रही सभी को? तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है लोहे का, यानी कि क्रायोलाइट प्रमुख अगर अयस्क है तो किसका है भाई? लोहे का। तो मैं लोहे के अयस्कों के बारे में आपको बता दूं कि लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। बात समझ में आ रही सभी के? मैग्नेटाइट। और कौन सा? हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट। और अगला कौन सा है? लाइमोनाइट। लाइमोनाइट, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, ये तो लोहे के अयस्क हैं। यानी कि लोहा कब प्राप्त किया जाता है? शैलों से हमें मैग्नेटाइट प्राप्त होता है, यानी कि जो अयस्क प्राप्त होते हैं वो मैग्नेटाइट के रूप में प्राप्त होते हैं, हेमेटाइट के रूप में प्राप्त होते हैं, लाइमोनाइट के माध्यम से या आयरन पायराइट के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका शुद्धिकरण करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही सभी को? अगर समझ में आ रही है तो एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। अगला ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, क्या है? शीशा। क्या क्रायोलाइट शीशे का अयस्क है? तो आपको समझना है। तो शीशे के जो प्रमुख अयस्क हैं उनके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। शीशे का जो अयस्क है तो पहला है आपका गैलेना। क्या है? गैलेना, ठीक है ना? अगला अगर मैं बात करूं, एक मिनट, गैलेना, ठीक है ना? अगला मैं अगर बात करूं तो एलेनसाइट। एग्लेनसाइट, एंगलेनसाइट, एंग्लेसाइट, ठीक है ना? अगला अगर मैं बात करूं तो पायरोटाइट। पायरोटाइट, ठीक है ना? तो इस तरीके से शीशे के अयस्क हैं। और अगर मैं एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करूं तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, अयस्क वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। और अगला क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका है एल्यूमिनियम का। और क्या है? कोरंडम। कोरंडम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से ये बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और कंटिन्यू रेलवे में भी पूछा गया है, और 100% मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन इस एग्जाम में रेलवे के सी ग्रुप, डी ग्रुप दोनों में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% यही आएगा। अगला है पारा। पारे का जो अयस्क होता है वो है पहला सिनाबार। क्या है? सिनाबार। सिनाबार। और अगला है केलोमेल। केलोमेल, ठीक है ना? तो ये रहा इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन का डिस्कशन जो आपने देखा। इन चारों ऑप्शन के भी अब आपको बताने में बेहद आसानी होगी कि क्रायोलाइट प्रमुख अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन में बने रहिए, एंजॉय करिए, मजा लीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर परसेंटेज की जगह कैरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैरेट होना चाहिए, ठीक है ना? 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशतता क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट? 18 कैरेट, यहां पर भी कैरेट होगा।
ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं सोने की, तो सोना का नाम सुनकर ही अजीब सी हलचल होने लगती, चाहे वो मुंह ढक के सोने वाला हो और चाहे वो पहनने वाला हो, बात तो एक ही है, यानी कि दोनों में ही गुड फील होता है। तो इस सोने की मैं बात कर रहा हूं, कौन से सोने जिससे हम ज्वेलरी बनवाते हैं, उस सोने की बात की जा रही है फिलहाल यहाँ पर। सोने के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा, जाना, लेकिन कुछ आज स्पेशल जानते हैं। आप क्या जानते हैं? तो भाई 24 यानी कि 24 कैरेट सोने की मैं बात करूं तो 24 कैरेट सोना जो होता है, क्या 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना बराबर 100% गोल्ड। क्या है? 100% गोल्ड, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड इज इक्वल टू 100% गोल्ड। बात समझ में आ रही? जो 24 कैरेट सोना होता है 100% सोने की शुद्धता उसमें होती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट में क्लियर करता चलूंगा। इतना कंटेंट आपको दे रहा हूं कि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर 24 कैरेट की वैल्यू 100% है तो 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होगी? 1 कैरेट का मतलब है 100 डिवाइड बाई 24%। बात समझ में आ रही सभी के? 100 डिवाइड बाई 24%। और अगर मैं बात करूं 18 कैरेट की, कितने की? 18 कैरेट की। तो 18 कैरेट का मतलब होता है 100 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 18%। बात समझ में आ गई सभी के? अगर इसको सिंपल किया जाए तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 25 जा 100, 25 3 जा 75%। It means your option is the second is right। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 कैरेट सोने में सोने की जो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी? 75%। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं अगर आप लोग, तो चैनल में कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक सेशन का मजा लेते रहिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। बीसीजी, बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। तो ये बीसीजी क्या है? सबसे पहले तो हम यही डिस्कशन कर लिया जाता है यहां पर कि बीसीजी क्या है। तो बीसीजी बैसिलस कैलमेट बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म है, बेसिलस कैलमेट गुएरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म। अब बात आती है कि ये बीसीजी आर वैक्सीनेटेड, बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, किसके लिए लगाए जाते हैं? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है चेचक के रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है हैजा में लगाए जाते हैं, हैजा की रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। और अगला ऑप्शन है आपके लिए दमा रोग। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें चेचक, तो भाई चेचक क्या है? चेचक की मैं बात करूं तो चेचक आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ये बीमारी जो है चेहरे पर दाने से निकल आते हैं, चेहरे पर निकल आते हैं, गले में निकल आते हैं, सीने में या हाथों में, शरीर में, किसी भी पूरे शरीर में किसी किसी को आ जाते हैं, किसी को छोटे दाने आते हैं, किसी को बड़े दाने आते हैं। तो ये चेचक कहलाता है। इसको कुछ लोगों के द्वारा छोटी माता, शीतला, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और सारे अन्य जगहों पर जो भी नाम बोले जाते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए जो आविष्कार किया चेचक के टीके का, उनका नाम है महान वैज्ञानिक हुए एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के रोकथाम के टीके का आविष्कार किया। ठीक है ना। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं।
अगला ऑप्शन है आपका बी, हैजा। तो ये हैजा रोग क्या है? हैजा रोग के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं, वैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे। हैजा रोग एक ऐसा बीमारी है, रोग है, जिस पेशेंट को होता है तो सबसे पहली चीज ये है कि उसको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और दूसरा है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। यही सारे इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस टाइप के पेशेंट को या इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अगर त्वरित उपचार ना मिले तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कितनी घातक बीमारी होती है। तो इसकी जो वैक्सीन है या इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में अगर कहा जाए तो है सेंकल ओरल वैक्सीन। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, सेंकल ओरल वैक्सीन 350 रुपए की मिलती है किसी के भी हो सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, यूसर ना करे किसी को। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला ऑप्शन आपके लिए है क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें बच्चों के जन्म के बाद टीबी या क्षय रोग की रोकथाम के लिए बच्चों के जन्म के बाद लगने वाला टीका ही बीसीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बीसीजी कहलाता है, बैसिलस कालमेट-गुएरिन। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ, तो ये किस रोग के लिए है, किसकी रोकथाम के लिए है? क्षय रोग, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए फोर्थ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, दमा रोग, अस्थमा के बारे में। हालांकि दमा रोग, अस्थमा यानी कि एक ऐसा रोग है, ये ऐसी बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को अगर होती है तो उसको पहचानने का तरीका यही है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गला उसका दर्द करता है, गले में खराश रहती है, ठीक है ना, और मरीज को फूलने की बीमारी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो फूलने लगता है, और भी तरह तरह के इसमें सिम्टम्स हैं। ठंडक के समय ज्यादा ये इफेक्टेड होता है, तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। फिलहाल सेशन में बने रहिए। क्वेश्चन अगले की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? Who gets the gas in the dirty public urinal? जिसके लिए पहला ऑप्शन आपके सामने है हीलियम गैस, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, और लास्ट ऑप्शन इज द अमोनिया गैस। तो जिनमें से मैं दो गैसों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, जिनमें से वो पहली गैस हीलियम गैस है और थर्ड नाइट्रोजन गैस है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, तो लगातार सेशन में अगर आप कंटिन्यू बने रहे हैं तो आपको इन दोनों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को अगर मैं बात कहूं कि वो सेशन में देर से आए हैं तो प्लीज वो बैक करके रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं हीलियम गैस नाइट्रोजन के बारे में। अभी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया। फिलहाल हम लोग अभी बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड कैसा गैस है? भाई एक ऐसा रासायनिक यौगिक है, इसका रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक जो सूत्र है वो SO2। क्या है? SO2। यह तीव्र गंध युक्त तथा तीक्ष्ण विषैली गैस है। यह औद्योगिक क्षेत्रों, कारखानों तथा ज्वालामुखी विस्फोटों से बाहर निकलती है। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। और भी इसके विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें से प्रमुखता स्रोत मैंने लिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाली गैस या ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली जो गैस, वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। बात समझ में आ रही सभी को? अगर प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की बात कही जाए तो कॉपर धातु का छीलन होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? कॉपर धातु का छीलन होना चाहिए, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर इसको गर्म कर दें तो क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्राप्त होगी?
सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं तो मैं रिएक्शन यहां पर लिखे दे रहा हूं, Cu प्लस 2H2SO4 tends to CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। क्लियर। अगर इसका उपयोग के बारे में बात की जाए किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड शीतालय में प्रयोग किया जाता है। शीतालय बोले तो कोल्ड स्टोरेज में, बात समझ में आ रही। और कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। पेट्रोलियम तथा शर्करा के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही सभी को। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन मैंने आपको दिया है अमोनिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हीलियम गैस और नाइट्रोजन के बारे में पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, इसलिए मैं केवल यहां पर दो गैसों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की अगर मैं बात करूं भाई, तो ये तीक्ष्ण गंध वाली कैसी है, रंगहीन गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। ये हवा में हल्की होती है, या कह सकते हैं हवा से भी हल्की होती है। और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। अगर प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की बात कही जाए, तो अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के मिश्रण के साथ गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। कैसे, अमोनियम क्लोराइड के साथ बुझे हुए सूखे चूने का मिश्रण गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, अमोनिया गैस प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों सभी को। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं कि अमोनिया गैस का उपयोग कहां होता है, तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए, मैं बात ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकता हूं कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है, वो गेट्स द गैस इन द डर्टी पब्लिक यूरिनल, तो ऑप्शन में तुरंत कह दूंगा कि अमोनिया गैस निकलती है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा। बात ये नहीं है, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए आपको दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में इतना कंटेंट आपको मिल जाए कि फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहां से मिस नहीं होना चाहिए। बात ये है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, तो भाई इसका यूज जो है रासायनिक खादों में किया जाता है। किसका, अमोनिया गैस का। यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, अमोनियम फास्फेट बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, और भी तमाम उर्वरक हैं जिनमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही सभी को। अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। थोड़ा सा ट्रैक से अलग हुए हैं आप लोग, ज्योग्राफी की ओर बढ़ चुके हैं यहाँ पर। हालांकि क्वेश्चन जो लिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 100% इसे सोलर सिस्टम से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। निसंदेह ये 100% क्वेश्चन आने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल रट लीजिएगा कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया है, और भी मैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में दे देता हूं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध, बृहस्पति, अरुण, शुक्र। चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सूर्य है। क्या है, सूर्य है। मैं डायग्राम के भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ये क्या है, सूर्य है। बात समझ में आ गई। अगला जो यहां पर प्लैनेट है यानी कि ग्रह है तो बुध है। बुध है, ठीक है। अगला जो है वो यहां पर शुक्र है, ठीक है। अगला जो यहां पर है वो पृथ्वी है। कौन सा है, पृथ्वी है। और अगला जो है वो यहां पर मंगल है। क्या है, मंगल है। और नेक्स्ट है वो बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। और जो अगला है वो अरुण है। कौन सा है, अरुण है। और ये कौन सा है, वरुण है। वरुण है
इसके बाद एक लास्ट है, हालांकि यहाँ पर इसका यूज नहीं है, यम है। वैज्ञानिकों ने अत्यंत छोटा होने के कारण इसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया, खगोल वैज्ञानिकों ने। बात समझ में आ रही? तो फिलहाल अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं, सौर मंडल की बात करूं, तो सौर मंडल में वर्तमान समय में जो उपलब्ध ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रह में कहा मिस कर गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4, बृहस्पति, शनि, ये शनि ग्रह है, यहाँ पर बृहस्पति के बाद आता है इसका नंबर। बात समझ में आ रही सभी को? तो इस तरीके से ग्रह की अगर संख्या की मैं बात करूं तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर मैं इनके बारे में थोड़ी सी अगर नॉलेज आपको देना चाहूं, चलिए मैं लास्ट एंड से देता हूं अरुण और वरुण के बारे में। अरुण और वरुण को ग्रीन प्लैनेट यानी कि हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों? इन दोनों ग्रहों पर अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस के होने के कारण इस ग्रह को, इन दोनों ग्रहों को हरा ग्रह कहा जाता है। बात समझ में आ रही सभी को? और वरुण के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई ये सबसे ठंडा ग्रह है। कैसा है? सबसे ठंडा ग्रह। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर आपको मिलने जा रहे हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम में। सबसे ठंडा ग्रह, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है कौन सा? वरुण। तो जो अधिक दूरी पर है वो सबसे ठंडा होगा। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करूं अगर मैं, तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। बात समझ में आ रही सभी को? और पृथ्वी को जो कहा जाता है, सभी लोगों का मानना है, पढ़ भी चुके हैं छोटी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और शुक्र ग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन कौन? शुक्र ग्रह। बात समझ में आ रही सभी को? बिल्कुल समझते रहिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई ये शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला भी है। कैसा है? चमकीला ग्रह है। और क्या है? अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक गर्म ग्रह, तो सबसे अधिक, अगर लॉजिकल बात करूं कि जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा ग्रह है, परंतु ऐसा यहाँ नहीं है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। वो कैसे? आइए जानते हैं। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो सबसे ये नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह, यानी कि पास में भी कह सकते हैं, सबसे नजदीक है। अत्यधिक पास होने के कारण सूर्य द्वारा अवशोषित ऊष्मा, चूंकि नजदीक है और ये सूर्य के नजदीक है, सूर्य कितना गर्म है, बुध ग्रह अत्यधिक नजदीक होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरी तरीके से जल चुका है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, बर्न हो चुका है, जिसमें अवशोषण की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से ये अत्यधिक ताप यहाँ पर स्थायित्व यानी कि रुकता नहीं है। इस वजह से जो तापांतर होता है वो शुक्र ग्रह की ओर होता है। तो इसकी वजह से यानी कि शुक्र ग्रह पर ऊष्मा ज्यादा अवशोषण की जाती है, यानी कि वहां पर अवशोषक जो जर्म्स हैं या कह लीजिएगा अवशोषण क्षमता शुक्र की अधिक हो रह गई है या है बुध के तुलना में। तो शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सेशन में बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। शायद ये आज की सेशन का, क्लास का, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है।
तो अगर सेशन में मजा आया है, इंजॉय आया है, तो निसंदेह एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको सिलेक्ट करके दिए हुए हैं 100% रेलवे की परीक्षा में यही पूछे जाएंगे। इतना कंटेंट आपको मिला है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप एक चुटकी में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही सभी के? चलिए मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। अगले सेशन के लिए आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।